हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो मैंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करवाया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस करवाया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, और इसी के बेसिक पे हमने डिफ्लेक्शन किया था इलेक्ट्रॉन का, और पोजीशन बताई थी बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। तो चारों वीडियोस मैंने अलग अलग बनाई थी, 4 टॉपिक्स थे हमारे वो। उनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसके नोट्स के, सही बोल रहा हूँ ना, नोट्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें हेडिंग बनाना है, और हमें इसे बताना है कि नॉन एग्जिट जो होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में, उसके ऊपर बात हम करेंगे। तो हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसी का यूज करना है हमें। तो हमें अब इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है हमारा, तो नॉन एग्जिट कब होगा, जब हमारा, याद रखेंगे हम, नॉन एग्जिट कब होगा उसका, जब उसका मोमेंटम उसके पास नहीं होगा। हमने बताया था जब बोर्स ऑर्बिट में हमने बात करी थी कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा बोर्स ऑर्बिट में है उसके पास वेल डिफाइंड क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम में अगर अनसर्टेनिटी आ रही है हमारी, क्या आ रही है, अनिश्चितता अगर आ रही है हमारी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है न्यूक्लियस में, नॉन एग्जिट करेगा वो। ठीक है, नॉन एग्जिट सब जानते हैं लोग। तो वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोमेंटम को में एक, अब एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा क्या, जब ऑर्बिट्स में चल रहा है तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे हो सकता है। तो एक एक्सिस पे हमने इसको ले लिया, डेल पी एक्स डेल एक्स, ये होता था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एच क्रॉस, यहाँ डेल पी एक्स हमारा आसानी से निकल जाएगा, एच क्रॉस डेल एक्स होता है। एच क्रॉस की वैल्यू हमारी कितनी होती है, एच अपॉन 2 पाई, डेल पी एक्स निकल गया। अब डेल एक्स क्या है, हमारा डायमीटर है। ठीक है, उस स्फीयर का या फिर उस न्यूक्लियस का क्या है, ये डायमीटर है। जो क्या होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है उसको आपको रखना है टू द मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 मीटर होता है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 10 की पावर -14 मीटर हो जाएगी। और हमारे पास एच भी है, पाई की वैल्यू भी पता होता है 3.4, और डेल एक्स भी हमारे पास है। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे किसमें, यहाँ पे पुट करेंगे। एच की वैल्यू पता है, एच इज प्लांक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34, एंड पाई इज इक्वल टू द 3.14, एंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स इज, जो गिवन है हमें, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 मीटर। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, तो जो डेल पी एक्स है हमारा वो कितना आ जाएगा, 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21। तो उसके बाद हमें बताना है कि ये अगर अनसर्टेनिटी है हमारे किसमें, मोमेंटम में, तो जो वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी की, यानी कि जो मोमेंटम होता है इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20। तो जो P है अप्रोक्सीमेटली अनसर्टेनिटी हमारा इक्वल है 10 की पावर -20। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी आ रही है हमारी, ये मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हमें रटना है, पता होता है हमें। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमें क्या करनी पड़ती है, जैसे IIT-JMS का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आपको मोमेंटम या तो आप निकाल लें मास इनटू वेलोसिटी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, मास हमें पता होता है 9.1 समथिंग होता है। ठीक है, तो वहां से P निकाल सकते हैं, तो P इतना आएगा वहां पे। ठीक है, और अनसर्टेनिटी से ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो 6.62 यानी कि कुछ एरर हमारा आ रहा है, यानी कि नॉन एग्जिट है इलेक्ट्रॉन का, किसमें, न्यूक्लियस में। कब, जब हमारा, कब हो रहा है ये, क्योंकि हमारा मोमेंटम में क्या आ रहा है जी, अनसर्टेनिटी हमें दिख रही है। तो नॉन एग्जिट होगा इलेक्ट्रॉन किसमें, न्यूक्लियस में। ये हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग है हमारा। ठीक है, ठीक है, कब, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग। तो एक बार और सुनेंगे, मोमेंटम में क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, एरर आ रहा है, इट इज रिप्रेजेंट एरर। ठीक है, अब मोमेंटम अब बता होता है उसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का 6.62 लगभग इतना होता है हमारा, और ये इतना आ रहा है। तो अनसर्टेनिटी है, कुछ एरर है। एरर हमने 11th क्लास में पढ़ा।
क्वांटम में आता है, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो एरर बहुत है हमारे पास। अब एरर है तो अनसर्टेनिटी होगी किसमें, इलेक्ट्रॉन में। और मैंने बात करी जब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन में अनसर्टेनिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अगर अनसर्टेनिटी आ रही है तो नॉन एक्सिट करेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसी एनर्जी निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, इसको नोट करें, ठीक है। चलिए जी, अब एनर्जी हम निकाल चुके हैं भैया। कॉम्पटन इफेक्ट में भी एनर्जी मैंने बताई थी, ये वाला फॉर्मूला होता है P²C² प्लस m0²। m0 क्या है यहाँ पे, m0 क्या है हमारा रेस मास इलेक्ट्रॉन का, और c क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है जी। चलिए जी, अब हमें पता है रेस्ट मास इतना होता है, ये वैल्यू आ गई। मोमेंटम हमने अभी पता किया इतना होता है, तो ये वैल्यू हमें रखनी है P², यानी कि P² 5.3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻21 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात। C की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁸ का स्क्वायर, प्लस समझ पा रहे सभी लोग m0, इसका स्क्वायर करना है 9.1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻31 का स्क्वायर, और c की पावर 4 यानी कि 3, तो 10⁸ का पावर 4 का अंडर है, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लीकेशन 10⁸ 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो बाहर आ जाएगी, यानी कि बाहर जब आएगी तो यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाएगा उसका, तो उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये ऐसे बनेगा। कैलकुलेशन भाई सिंपल है, देखो कैलकुलेशन ये सी लेवल पर आप बनाए, फास्ट स्पीड से करें, फास्ट स्पीड से करें, काम आएगी। जैसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे किसके लिए, फिजिक्स के लिए, जेस टीफर या फिर IIT जैम, तो उसमें आपका ये आपको हेल्प करेगा, बेनिफिट रहेगा। तो इतना वैल्यू आएगा 10⁻⁻⁰ ठीक है। अब हमें पता है जो रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो कितनी होती है पता है भैया, द रेस्ट मास एनर्जी। भैया अगर किसी से कैलकुलेशन नहीं आई, किसी का ये नहीं आया, तो कमेंट करेंगे, मैं भैया या तो उसको कांटेक्ट करूंगा, कांटेक्ट नंबर पे फोन करके करवा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन कैलकुलेशन बड़ी इजी, जब आपको वैल्यू पता है। तो रेस्ट मास एनर्जी सबने पता है, रटी रटाई इतनी होती है। क्या ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसके कंपैरिजन करिए। जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारी, ठीक है, जो एनर्जी आ रही है हमारी, और रेस्ट मास एनर्जी इतनी है, तो क्या कंपेयर कर सकते दोनों की, नहीं, ये बहुत छोटी है, तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इज वेरी नेग्लिजिबल। कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मोमेंटम निकाला, उसमें भी अनसर्टेनिटी आई, और एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन की हमारी अनसर्टेनिटी मिल रही है, ठीक है। नंबर 2 करते हैं इसका एप्लीकेशन, इसको नोट करें पाउस करके भैया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हमें बताना है स्पेक्ट्रल लाइंस, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दूसरा एप्लीकेशन हमें क्या पता लगा, ठीक है। अच्छा ये कब पता लगेंगे, जब हम 4 टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। मैंने बताया आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ढंग से पढ़ना होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का करना होगा, और डिफ्रैक्शन वाला, और आपका उसके बाद बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है। तो उनसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आप अगर देखेंगे उनके, तो आपको ये एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फाइनाइट विड्थ का मतलब पता होता है सबको, ठीक है। तो पहली कमेंट कहाँ आएगी, फाइनाइट विड्थ पे आएगी। क्या होता है ये नहीं पता है तो भैया पूछ लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, जो एनर्जी रिलेशन होता है हमारा, ये होता है डेली आसानी से निकल जाएगा, जिसके पास हमारी फाइनाइट विड्थ होगी, ठीक है। फाइनाइट विड्थ आसानी से निकल सकती है। जब आपको मैंने बताया था अगर ये हमें पता है, तो उस टाइम ये नहीं पता होगा हमें, तो एक चीज़ तो हमारी 0 होगी, तो उसके बाद हमारा यहाँ से h×0 जो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट विड्थ होगी इस फॉर्मूले से इसके पास, क्योंकि डेल्टी अब हमारा यहाँ पे 0 नहीं है। अगर डेल्टी हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये हमें यहाँ पे डेल्टी कुछ ना कुछ
मेजर है, ठीक है। एरर तो है, अनसर्टेनिटी तो है, डेल यहाँ पे अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये होगा। जब डेल टी भी है हमारे पास, डेली भी है, लेकिन दोनों में अनसर्टेनिटी है, तो उसके पास क्या होगी, फाइनाइट विड्थ होगी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में, जो होता है हमारा फाइनाइट होता है, यानी कि हमें पता होता है 10⁻⁸ सेकेंड। फाइनाइट का मतलब शायद पता होना ही होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। ये तो आपको वैल्यू ऐसी वैल्यू जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताया अनसर्टेनिटी में, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने रियलिटी में बताया आपको 6.62 × 10⁻20, ये होता है 5.52 × 10⁻21। तो एक आप कॉपी ले सकते हैं 10 या 5 रुपये वाली, उसमें आप ये वैल्यूज नोट करके लिख लीजिए। ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है, ये चीज नहीं चेंज होने वाली। तो लाइफ टाइम जो एक्साइटेड स्टेट में होता है हमारा 10⁻⁻ होता है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो एटम्स है हमारा फॉल होगा किससे, एक्साइटेड लेवल से। मैंने एक्साइटेड स्टेट बता दिया उसका, तो एटम्स हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है कहाँ से, एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में। तो जो रेडिएशन एमिटेड हो रहा है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, वो आपका बदलता रहेगा, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, और हम एटॉमिक फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे एल सीरीज और आपका पार्सन सीरीज वगैरह हमने किया हुआ है थोड़ा सा 12th में, उन पे जब डिस्कशन होगा आगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। वैसे हमने इसको मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत हमने किया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में भी थे ही लास्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, आपका एक्सरेज क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद ड्यूल क्रोमेटिक क्या होता है, तो रेडिएशन वगैरह आप वहाँ पे देखें। तो वो आपका सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये झूठ हो जाएगा कि वो मोनोक्रोमेटिक होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक होगी, क्योंकि वो कहाँ से फॉल हो रहा है, एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल से। अगर वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में जाता, लेवल में जाता, तो वो मोनोक्रोमेटिक हमारी क्या होती, लाइन होती है। मोनो को क्या कहते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहला मैंने बताया था, कमेंट किसके ऊपर करेंगे, फाइनाइट विड्थ क्या होता है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है हमें, और ये बताना है हमें। अब ये क्या है, एक्साइटेड लेवल में है, तो एक्साइटेड लेवल से एटम्स हमारा कहाँ पे फॉल हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे फॉल हो रहा है। अगर हमारा ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में अगर हमारा एटम्स जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, तो मोनोक्रोमेटिक होता है। लेकिन यहाँ से एक्साइटेड लेवल से किस में जा रहा है, ग्राउंड लेवल में, तो रेडिएशन हमारा मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा। ये आप बात याद रखेंगे आज से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो स्पेक्ट्रल लाइंस है हमारी, ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स भैया थोड़ी सी क्या होती है, हमें बोरिंग लगती है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक है। इसको ढूंढे चीजें, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, थर्ड कमेंट्स ये हो जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें तो नहीं डिस्कस कर सकते, स्पेक्ट्रल लाइंस हमने किया हुआ है, ठीक है। ऐसे मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह पे, तो क्या होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, उनके पास क्या होगी, फाइनाइट विड्थ होंगी। मैंने बता दिया आपको, सारा यहीं पे कर दिया। अगर डेल टी हमें नहीं पता है, ठीक है, डेल टी 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और डेल टी 0 नहीं है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डेल टी, यहीं से केस खत्म हो जाना चाहिए, आपकी समझ जाएंगे। डेल टी अगर यहाँ पे 0 होता तो इनफाइनाइट कह देते, लेकिन डेल टी लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इससे बात से हम समझ लेंगे डेल टी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो फाइनाइट विड्थ होगी किसके पास, उन लाइंस के पास जिनका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे फाइनाइट विड्थ हो गई, कहाँ से पता लगा, डेल टी अगर हमारा 0 होता तो हमें एनर्जी इनफाइनाइट मिलती, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन हमारी इनफाइनाइट हो जाती, ठीक है। लेकिन डेल टी यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो होगा भैया, तो उसके पास फाइनाइट विड्थ होगी, यानी कि डेल टी हमें पता है, वहाँ पे डेल ई भी हमें दिया होता है, एच क्रॉस की वैल्यू तो हमें पता होता है। तो डेल टी के पता होने से हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो गई, उनके पास फाइनाइट विड्थ हो गई, ठीक है। इसको नोट करें भैया, दो में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये थर्ड है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, जैसे स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, क्या हमारा ज़्यादा है या फिर कम है वो, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बोर ऑर्बिट्स में देखना पड़ेगा। अच्छा जी, मैंने क्या बताया था कि बोर्स ऑर्बिट में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है
तो उसके पास एक वेल डिफाइंड मोमेंटम होगा। तो वो ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, क्या है ये, ज्यादा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ उससे भी पता लग जाएगी हमें, भाई फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, कोई भी पार्टिकल है मेरा जिसका मास m है, v वेलोसिटी से चल रहा है वो, तो फोर्स अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है कि फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, भैया इस मार्कर को ज्यादा दूर से दबा के फेंक के मारूंगा मैं, तो इसके पास क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड, क्योंकि वेलोसिटी है इसके पास, वेलोसिटी इनिशियल में 0 होगी लेकिन बाद में तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी, अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि फोर्स हमने ज्यादा लगाया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी बढ़ रही है, सिंपली समझेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही हम क्या पता लगाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ पता लगाएगी, कम है कि ज्यादा है, तो वो किससे पता लगेगी, काइनेटिक एनर्जी से पता लगेगी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मोमेंटम ये हो गया r0, क्या होगी, रेडियस होगी इस स्फीयर की जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो स्फीयर की अलग होगी, स्फीयर की हमें अलग लेनी है रेडियस, और आपको ऑर्बिट्स की या फिर एटम्स जो बना रहे हैं उसकी रेडियस आपको अलग लेनी पड़ेगी, 10⁻⁴ मीटर। मैंने बताया इनको आप कोई सी कॉपी में नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे कि न्यूक्लियस में कितनी रेडियस होता है न्यूक्लियस का और स्फीयर का कितना रेडियस हमारा होता है। सब वैल्यूज भैया आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद दे दी गई हैं, ठीक है, वो बोर्स ने दी हो या फिर आपको हाइजेनबर्ग ने बताई हो। तो P की वैल्यू हमने पता है, वैसे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी पीछे 10 MB आई थी, और मैंने जो रेस्ट मास एनर्जी बताई थी, रेस्ट मास एनर्जी बताई थी वो बताई थी 0.51 MeV, ठीक है। तो क्या ये ज्यादा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है हमारी, ज्यादा आ रही है, तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ होगी न्यूक्लियर फोर्स की न्यूक्लियस में, जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, कुछ अनसर्टेनिटी शो कर रहा होगा, तो यानी कि मैंने बताई थी पोजीशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट में, उसमें अनसर्टेनिटी अगर दिखा रहा है, ठीक है, तो बोर्स ऑर्बिट में हमें वेल डिफाइंड मोमेंटम पता था, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स काइनेटिक एनर्जी से पता लगाएंगे। मैंने बता दिया, मार्कर को अगर आप फेंक के मारें, जितनी तेजी से फेंक के मारेंगे तो उसके पास क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। स्टार्टिंग में इसका जो अच्छा हम फैन चलाते हैं, ओपन करते हैं, तो वो पहले आराम से चलता है, फिर स्पीड बनाता है, तो वही कंडीशन है हमारी, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, उसका मतलब है कि उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। अगर फोर्स कम लग रहा है तो ये डिक्रीज होती चली जाएगी। बैट से किसी बॉल को हम मारेंगे तो वो बाउंड्री तक जाती है, तो बाउंड्री पे जाकर रुक जाती है, उस कंडीशन में उसका फोर्स क्या हो गया, कम लग रहा होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो रही तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। तो काइंड जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ है न्यूक्लियस में या फिर जो ऑर्बिट्स में, वो किससे पता लगाएंगे हम, काइनेटिक एनर्जी से। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ इसकी निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशंस कर लिया, तो आगे भैया हमारा वेव वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमें दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल की भी बात करेंगे आगे। एप्लीकेशंस कर लेंगे और नोट्स डाउनलोड कर लें, कमेंट करें जो समझ में ना आए।